AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ राशि डागा इंडिया। हमारा बहुत बहुत प्यारा सा हमारा कोर्स चल रहा है विच इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, विच वी ऑल्सो कॉल DBMS। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सब लोगों को ये वाला कोर्स बहुत 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 मज़ेदार लग रहा होगा। प्लीज़ मुझे बताइएगा, अगर कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि आज हमारा सेशन किस उस पर होने वाला है। तो जी हाँ, ये हमारे यूनिट 1 का पार्ट 8 है। ऑलमोस्ट हमने हाफ यूनिट कवर कर लिया। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। खुद को कंग्रेचुलेशंस कहो, क्यों? क्योंकि आपने हाफ यूनिट कवर कर लिए, यानी कि आप कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ें सीख रहे हो। तो वो लाइक बिफोर स्टार्टिंग मेन सेशन की एक्चुअली में हमारे सेशन आज का क्या होने वाला है, क्या क्या पॉइंट्स हम कवर करेंगे। लेट मी फर्स्टली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस साइड राशि डागा। यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाने वाली हूँ। ये थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है, सारी ब्रांचेस के लिए कॉमन है, वेदर यू आर CS, IT, DS, AI, ML जो भी है सबके लिए कॉमन है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आज ही हमारे यूनिट 1 का पार्ट 8, जिसमें हम बात करेंगे ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड फाइनली द मोस्ट अवेटेड कॉन्सेप्ट विच इज द ER मॉडल कॉन्सेप्ट, विच एवरीवन आस्क वेदर यू आर इन इंटरव्यू, प्लेसमेंट्स और आपका कोई टेस्ट वगैरह है, सेमेस्टर एग्जाम। ER मॉडल तो पूछे ही पूछे जाते हैं। लाइक इसको मैं अगर मार्क करने जाऊँ तो लाइक स्पेस नहीं बचेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डेटाबेस स्ट्रक्चर देख लिया था। ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो आज के हम वीडियो में कवर करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आज की हमारी पूरी वीडियो में ER मॉडल खत्म नहीं होने वाला। आई थिंक पिछली नहीं, आगे आने वाली 2 या 3 वीडियोस हमारी इसी के ऊपर डेडिकेटेड होने वाली है, मे बी, नॉट श्योर, क्योंकि सबसे बड़ा वास्ट टॉपिक है ER मॉडल। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो समझ लो आपने यूनिट 1 पढ़ना बेकार है। पढ़ा ही नहीं आपने यूनिट 1 में कुछ, क्योंकि जो बाकी के टॉपिक्स अभी तक हम पढ़ के हैं, इट्स अ बेसिक टॉपिक्स जो आपको एटलीस्ट पता ही होने चाहिए। आप उनको मान सकते हो, लाइक अ टर्मिनोलॉजीज आपने अभी तक पढ़ी हैं। जी हाँ, आप उन्हें मान सकते हो टर्मिनोलॉजीज। अगर आप सर्च करने जाओगे तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपका निकल के आएगा, ER मॉडल। अब ये मत बोलने लग जाए दीदी फिर हमने डेटाबेस आर्किटेक्चर पढ़ा है, स्कीमा पढ़ा, टायर्स पढ़े, फालतू में पढ़े। जी नहीं, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट if we talk about the most important category, then ER model is one of the most important category. Okay, तो अब हम डेटाबेस स्ट्रक्चर के बारे में शुरुआत करेंगे, फिर हम अपने बेसिक ER मॉडल की तरफ जाएंगे। तो जिन लोगों ने तो यार पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, मैं यही रिकमेंड करती हूँ हर वीडियो में कि प्लीज़ जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, प्रीवियस वीडियो देख लो, बिकॉज यू नो हर एक वीडियो इंटरकनेक्टेड है, तो चीज़ें और कॉन्सेप्ट्स आपको ग्रैप करने में दिक्कत हो सकती है। So let's start with a beautiful session which is based on the overall database structure and the ER models. तो हमने लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे, अगर आपको याद होगा, कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। हमारी जो लास्ट वीडियो थी, जो हमने टॉपिक छोड़ा था, विच इज कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम, मैंने आपको एक फ्लो चार्ट भी बना के दिखाया था, जिसमें मैंने बोला था कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, विच इज क्वेरी प्रोसेसर, स्टोरेज मैनेजर, DBA, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली होते क्या है। हालांकि क्वेरी प्रोसेसर हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे, वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज वाला पोर्शन देखोगे, बट यहाँ पे भी हम थोड़ा बहुत कवर करेंगे। तो क्वेरी प्रोसेसर क्या है? द ब्रेन दैट अंडरस्टैंड्स योर रिक्वेस्ट। एक ऐसा ब्रेन है, ये दिमाग ही है जो आपने रिक्वेस्ट करी समझता है। अब कौन सी रिक्वेस्ट? आप अभी अपने लैपटॉप के पास बैठो, आपने अपना डेटा किसी डेटाबेस में सेव कर रखा है। अब आप उसको जानना चाहते हो, निकालना चाहते हो कि भैया मेरा इस समय का डेटा क्या था, मुझे दे दो। आप क्वेरीज लिख रहे हो, आप अपनी बात समझाना चाह रहे हो डेटाबेस को। डेटाबेस आपकी बात कैसे समझता है? इन द फॉर्म ऑफ क्वेरीज, क्योंकि उसको तो सिर्फ 0 1 आता है ना, अब आपको थोड़ा 0 1 आता है, तो आप क्वेरी के फॉर्म में उसको समझा रहे हो। ठीक है, तो जो डेटा क्वेरी क्या है? एक तरीके से ब्रेन है जो आपकी रिक्वेस्ट समझ रही है कि आप उससे चाह क्या रहे हो, वही तो समझ, जब भी तो वो डेटाबेस के पास लेके जाएगी। तो दैट्स वी आर सेइंग द ब्रेन दैट अंडरस्टैंड योर रिक्वेस्ट, जो आपकी रिक्वेस्ट समझ रही है, जिसको वो कहाँ लेके जाएगी? डेटाबेस के पास। द क्वेरी प्रोसेसर एक्ट एज द मिडल मैन बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस। मैंने बताया ना, फॉर एग्जाम्पल ये आप हो और ये आपका डेटाबेस है।
आपका ये क्वेरी प्रोसेस एक तरीके से मिडल मैन है, बीच का काम कर रही है, जिससे कि आपकी जो यहाँ पे वी आर यूजिंग डिफरेंट मैन, या जो आपकी रिक्वेस्ट है वो आपकी डेटाबेस के पास तक ले जाए। तो ये क्या है, मिडल मैन का काम कर रही है बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस। व्हेन यू मेक अ रिक्वेस्ट, जब भी आप रिक्वेस्ट कर दो, अब ये नहीं कि दीदी प्लीज प्लीज हमें हमारा टॉपिक समझ नहीं आ रहा, ये वाली रिक्वेस्ट नहीं, लाइक द इंसर्टिंग और द रिट्रीविंग डेटा, मैंने बताया ना, आप अपने डेटा को डाल रहे हो या डेटा निकाल रहे हो, वाली रिक्वेस्ट वो क्या होती है, आपकी क्वेरी प्रोसेसर इंटरेक्ट करता है और कैरी आउट करता है आपकी इंस्ट्रक्शन टू द डेटाबेस। गॉट इट? क्वेरी प्रोसेसर समझ में आ गई? क्वेरी प्रोसेसर क्या आपका एक ब्रेन है, वो आपकी रेस्पॉन्स जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उसको समझ रहा है। इट्स काइंड ऑफ, यू कैन से मिडल मैन है आपके यूजर और डेटाबेस के बीच में, जो आपकी रिक्वेस्ट को समझ रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, देन वो आपके डेटाबेस के पास लेके जा रहे हैं। अब रिक्वेस्ट आपकी क्या हो सकती है, whether you want to insert the data, right, whether you want to retrieve your data or update or delete any operations or any calculations you want to perform on database, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो कौन करवा रहा है, आपका क्वेरी प्रोसेसर करवा रहा है। अब क्वेरी प्रोसेसर के भी कुछ पार्ट्स हैं, देखो ये है यूजर, ये है आपका डेटाबेस। अब क्वेरी प्रोसेसर भी थोड़ी ना है, आप तरीके की क्वेरी लिखते हो। हमने बड़े प्यार से लेक्चर कवर किया था DDL, DML, DCL एंड TCL, वही हमारे क्वेरी प्रोसेसर में आएंगे। क्यों? क्योंकि कमांड्स आप कैसे लिखते हो, क्वेरी मतलब कमांड लिख रहे हो, कमांड कैसे लिखते हो, उनके थ्रू ही तो लिखते हो, तो ये आएंगे रोल में। DML, which we also call data manipulation language, it converts your high level data manipulation command, जैसे कि डेटा को इंसर्ट करना, सेलेक्ट करना, into machine level instruction so the database can understand, execute them। हाई लेवल मतलब जैसे आपने बोला इंसर्ट दिस इन, ये आपकी वैल्यूज है इन स्टूडेंट्स टेबल। अब आपने कैसे डेटा लिखा है, आपने हाई लेवल में लिखा है, अब इसको थोड़ा समझ में आ रहा है। अब जो आपका क्वेरी प्रोसेसर है, हमें तो पता है क्वेरी प्रोसेसर, बट क्वेरी प्रोसेसर के भी अंदर भी अब बेचारा क्वेरी प्रोसेसर कितना संभाल लेगा, तो उसको भी कुछ रूल्स असाइन है ना, जैसे कंपनी होती है, कंपनी के अंदर कुछ रूल्स असाइन, जैसे ये डेवलपर है भैया, ये एडिटर है, ये डिजाइनर है, तो वैसे ही रूल्स आपकी क्वेरी प्रोसेसर के अंदर डिफाइन है। ये जो आपकी कन्वर्ट करता है हाई लेवल टू इनटू लो लेवल, विच वी आल्सो कॉल मशीन लेवल कमांड, कौन करता है, आपका DML। तो क्वेरी प्रोसेसर के अंदर DML इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, लो लेवल में, मतलब लो लेवल बोलूँ या फिर मशीन लेवल फॉर्मेट। मशीन लेवल आपको पता है किस में आता है, 0 और 1 में। समझ में आ गया थोड़ा? अब ये आपको समझ में आ गया, तो ये मैं थोड़ा इरेज कर रही हूँ, बहुत खिचड़ पिचड़ हो रही है, समझ नहीं आ पाएगा वरना आपको। समझ में आ रही है ना चीजें? यस, ग्रेट। हाँ, तो ये क्या करता है, आपकी जो हाई लेवल है, जो आपके कमांड जैसे इंसर्ट हो गए, सिलेक्ट हो गए, ये मशीन लेवल में कन्वर्ट कर लेता है, जिससे आपका डेटाबेस आसानी से समझ पाए। देन आता है आपका DDL, which we also call data definition language। ये ट्रांसलेट्स करता है आपकी स्कीमा डेफिनेशंस इनटू मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट दी डेटा स्ट्रक्चर। अब आप जो पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हो, जैसे क्रिएट करो ये टेबल, इस टेबल का नेम चेंज करो, ये आप क्या कर रहे हो, जो आपने डेटा बनाया, ओवरऑल डेटा स्कीमा बनाया, उसी को तो आप कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये मेटा डेटा में कन्वर्ट होती है, मतलब डेटा अबाउट डेटा, आपका ये जो डेटा है उसके अंदर का भी डेटा कौन हैंडल करता है क्वेरी प्रोसेसर के अंदर, DDL। Got it? Next, embedded DDL pre-compiler. If you use SQL inside another programming language like Java or Python, this part help convert SQL code into something your program can actually run. देखो आपको ये वाली चीज़ जब समझ में आएगी, जैसे आपने और प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में आपका कमांड है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू नो पाइथन या फिर जावा हो गई या C++, कोई सी भी लैंग्वेज है, अगर आपने उसके अंदर SQL यूज करी है, तो आपको पता चलेगा कि जब हम SQL का कोड रन करवाते हैं तो इन्हें एक्चुअली कैसे रन होता है। तो इसी को हम बोल रहे हैं एम्बेडेड DML प्री कंपाइलर। नेक्स्ट, क्वेरी ऑप्टिमाइजर मेक्स स्मार्ट डिसीजन टू रन योर क्वेरी इन द मोस्ट एफिशिएंट वे। आपकी क्वेरी कितनी एफिशिएंट वे में रन करे जिससे आपका रिजल्ट तुरंत आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन रीअरेंज द जॉइन ऑर्डर और पिक द बेस्ट इंडेक्स, सेविंग टाइम एंड फेचिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जब आपको बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा में से कोई भी डेटा चाहिए, तो ये क्या करते हैं, पिक करते हैं बेस्ट इंडेक्स, जिससे आपका टाइम बचे। तो आई होप आपको क्वेरी प्रोसेसर समझ में आ गया होगा कि क्वेरी प्रोसेसर क्या होता है और जो उसके अंदर के हमने रोल्स डिफाइन करे हैं वो क्या होते हैं।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, DML DDL सब पड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सब कुछ क्लियर है? नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज द स्टोरेज मैनेजर। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस PDF नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड यस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। अब भैया आप क्वेरी करवा रहे हो, अपना डेटा इंसर्ट करवा रहे हो, स्टोर कहाँ करवाओगे? स्टोरेज मैनेजर में तो स्टोर करवाएंगे, कैसे होता है देखते हैं। द गार्जियन ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, ये गार्जियन है डेटा इंटीग्रिटी का। मतलब डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है कि हमारे कुछ रूल्स, मैंने टर्मिनोलॉजी याद करवाई थी ना, पढ़ाई थी, वही यहाँ काम आ रही है। कुछ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है डेटाबेस की, जिसमें क्या है आपकी डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकती कि आपने 2 बार राशि एंट्री करवा दी, नो। आपकी यूनिक प्राइमरी की होगी जिससे आप इजीली फेच कर पाओ डेटा। तो ये कुछ हमारे और भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करनी चाहिए। तो क्या गार्जियन है, पेरेंट है, वो देख रहा है, जैसे हमारे पेरेंट्स देख रहे होते हैं ना कि अरे बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। तो डेटा इंटीग्रिटी का बच्चा है, वो देख रहा है। गार्जियन हमारे स्टोरेज मैनेजर क्या है, देख रहा है डेटा इंटीग्रिटी को कि भैया इसने कोई डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं करी, कोई प्राइमरी की तो नहीं बना दी हो, वो वाली चीज। समझ में आया? The storage manager is responsible for how data is actually stored, update और access। आपका डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे एक्सेस हो रहा है, कैसे अपडेट हो रहा है, कौन संभालता है? स्टोरेज मैनेजर। इट ऑल्सो इंश्योर्स एवरीथिंग स्टेज कंसिस्टेंट एंड सिक्योर। उसके ये भी है, उसके ये भी काम होता है कि हर चीज अप टू डेट होनी चाहिए और सिक्योर होनी चाहिए। थिंक इट एज अ बिहाइंड द सीन्स टीम दैट कीप्स एवरीथिंग रनिंग स्मूथली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या व्हाट्सएप है, तो उसके पीछे एक टीम काम कर रही है जिससे आपके मैसेज अप टू डेट रहे। वही वाला काम स्टोरेज मैनेजर का। इसके कुछ की कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ऑथराइजेशन मैनेजर ensures only authorized users can perform certain actions like reading or editing sensitive data। ऑथराइजेशन मैनेजर मतलब कुछ ही लोगों को आपने ऑथराइजेशन दे रखा है कि भैया जो आपका सेंसिटिव डेटा है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन से वही पढ़ सकते हैं, जैसे यूजर से उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। बिकॉज इफ यू सी व्हाट्सएप पे भी आता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, मतलब इवन व्हाट्सएप कांट आल्सो रीड योर चैट्स, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो क्या है, कुछ ही लोगों को उसने क्या दे रखे, एक्शन दे रखे कि वो अपने मैसेजेस सेंसिटिव डेटा है उसको रीड कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। इंटीग्रिटी मैनेजर वेरीफाई दैट द डेटा रिमेन्स वैलिड एंड करेक्ट बाय एनफोर्सिंग रूल्स लाइक यूनिक वैल्यूज, फॉरेन की एक्सेट्रा। मैंने बताया ना, ये क्या करते हैं, वेरीफाई करता है कि जो आपका डेटा है अप टू वैलिड है या नहीं, प्रॉपर उसका अप टू डेट है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उसने इंटीजर बना के कैरेक्टर घुसा दिया है। अब देखो, ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी है, बिकॉज आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी डिटेल। दैट्स वाई मैं बाबू बोल रही हूँ, प्लीज प्रीवियस वीडियो देखो। तो ये क्या करते हैं, आपके इंटीग्रिटी मैनेजर चेक करते हैं कि आपका डेटा वैलिड है या नहीं, रूल्स परफॉर्म हुए कि नहीं। ऐसा तो नहीं 2 से ज़्यादा को प्राइमरी की बना दिया है, ये सब चीज़ें। Transaction manager manage multiple transactions occurring at once to prevent errors or conflicts. It ensures that the database is always in the consistent state. ये क्या करता है, मैनेज करते हैं मल्टीपल ट्रांजेक्शन जो एक ही समय हो रहे होते हैं जिससे एरर ना है। फॉर एग्जाम्पल, ये डेटाबेस है, मैं ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, आप कर रहे हो, आपके और फ्रेंड्स कर रहे हैं, एक ही टाइम पे कर रहे हैं। ऐसा ना हो मेरा ट्रांजेक्शन किसी और से मिक्सड हो जाए या किसी और का ट्रांजेक्शन किसी और से हो जाए, एरर नहीं आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ जाए। तो ये कौन संभालता है? ट्रांजेक्शन मैनेजर संभालता है कि भैया अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शंस भी एक समय हो रहे होंगे ना, तो कॉन्फ्लिक्ट ना है, कोई एरर ना है। ये इसलिए इंश्योर दैट द डेटाबेस इज ऑलवेज इन कंसिस्टेंट इट्स स्टेट। डेटाबेस इसलिए अप टू डेट रहना चाहिए जिससे कोई दिक्कत ना है। नेक्स्ट इज फाइल मैनेजर्स हैंडल्स हाउ डेटा फाइल्स इज स्टोर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑन द सिस्टम। ये क्या करते हैं, फाइल मैनेजर चेक करते हैं कि आपकी जो फाइल्स हैं प्रॉपर्ली स्टोर्ड है या नहीं, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज है या नहीं आपके सिस्टम में, जिससे जब आप उनको फेच करो तो कोई इशू ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है बफर मैनेजर कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द मेन मेमोरी एंड डिस्क स्टोरेज यूजिंग द कैच विच बूस्ट परफॉर्मेंस। आपका जो डेटा का फ्लो है मेन मेमोरी और डिस्क स्टोरेज में थ्रू द कैच, वो चेक करता है कि भैया कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, डेटा इजीली फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्यों, जिससे आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट हो पाए, टाइम टेकन कम लग पाए। गॉट इट? तो आई होप आपको स्टोरेज मैनेजर भी क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो मुझसे आराम से, ठीक है। ओके,
तो नाउ द थर्ड वन इज डिस्क स्टोरेज, वेयर द डेटा लाइव्स, जहाँ पे आपका डेटा रहता है। आपका डेटा कहाँ रहता है? डिस्क स्टोरेज में रहता है। दिस इज द फिजिकल लेयर वेयर ऑल द एक्चुअल इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। ये आपकी फिजिकल लेयर पे होती है। आई थिंक मुझे इतनी इसकी बताने की जरूरत नहीं है, एवरीवन नोज अबाउट इट, बेसिक है, 6-7 में पढ़ते हुए बात है, जहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। अब ये क्या इंक्लूड करते हैं? आपके डेटा फाइल्स, होल्ड योर रॉ डेटा, योर टेबल्स, रोज वैल्यू, जो आपकी डेटा फाइल्स आपने एडिट कर रहे हो तो जो सेव नहीं करी उनको करता है होल्ड। Data dictionary stores the metadata such as table name, column types, constant and relationships. Very clear है. Indexes speed up data retrieval by allowing the system to quickly locate rows rather than the scanning the entire table. इंडेक्स क्या है? ये आपकी स्पीड कर देता है। जैसे आप अपने जो डेटा आपने स्टोर करा है, आप जाके अगर आपको कोई पर्टिकुलरली रो में से कुछ चाहिए तो आप एक एक करके रो चेक करो। नहीं, आप क्या करो, पूरी स्कैन करो एंटायर टेबल को। आप क्या करो, स्कैन ही तो करो, जब एक एक रो चेक करो स्कैन करो। नहीं, आप क्या करो, इंडेक्स के बेस पे करो, जिससे आपका आंसर तुरंत जल्दी आएगा। क्लियर? तो सिंपल है यार, हमारे 3 तरीके के होते हैं। हमने अभी पढ़ा क्वेरी प्रोसेसर पहला, देन हमने देखा स्टोरेज मैनेजर कि आपका डेटा एक्चुअली स्टोर कैसे होगा, फिर देन डिस्क स्टोरेज। आई होप आपको ये 3 क्लियर्स हो गए होंगे, कुछ भी डाउट नहीं होगा जो कंपोनेंट्स हमारे डेटाबेस के। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू 3 लेवल्स ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर, जो आपको ऑलरेडी पता है, बट एक बार हम थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। The DBMS is built using a 3-level architecture and model to separate how data is stored, structured and viewed by users. कि कैसे आपका डेटा स्टोर हो रहा है, कैसे आपका डेटा स्ट्रक्चर है और कैसे आपके यूजर्स देख रहे हैं, पता होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? 3 levels of DBMS architecture। सबसे पहले आती है आपकी इंटरनल लेवल, फिजिकल स्टोरेज। दिस इज द लोएस्ट लेवल, सबसे छोटी लेवल है। पता है, आपको पढ़ चुके हो, मैं एक बार काइंड ऑफ रिविजन ही मान लीजिए। It deals with how and where data is actually stored on disk, like file format, index, storage blocks and compaction. ये चेक करता है कि आपका कहाँ और कैसे डेटा आपका फिजिकल लेवल पे स्टोर है। You don't need to worry about this level unless you are system admin or DBMS developer. आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपका डेटा कैसे स्टोर हो रहा है कैसे नहीं। जब टेंशन लो, जब आप सिस्टम के एडमिन हो या जब आप DBMS डेवलपर हो, जब इन्हीं 2 चीजों में टेंशन लेनी है, वरना टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट इज कंसेप्चुअल लेवल, लॉजिकल व्यू भी बोलते हैं हम इसको, याद रखो इसके दूसरे नाम। जैसे इसका फिजिकल लेवल होता है, इंटरनल लेवल को हम फिजिकल लेवल भी बोलते हैं, कंसेप्चुअल लेवल को हम बोलते हैं लॉजिकल लेवल, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में या कभी भी पूछ लिया जाता है तो इनके सेकंड नेम से ज्यादा पूछे जाते हैं। एक्सटर्नल लेवल विच वी ऑल्सो कॉल्ड व्यू लेवल। ठीक है, तो कंसेप्चुअल लेवल क्या है? लॉजिकल व्यू, आपकी मिडिल लेयर होती है, डिफाइन करती है ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर, कि आपके पूरे टेबल, रिलेशनशिप, कॉन्स्टेंट्स एंड हाउ एवरीथिंग कनेक्ट, कि मतलब टेबल कहाँ होंगी, कैसे उनके बीच में रिलेशनशिप बन रहे होंगे, कैसे सब कुछ वो डिफाइन करती है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ द डेटा इज स्टोर्ड एंड हाउ यूजर्स एक्सेस इट। इन्हें मतलब नहीं है कि आपका डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे यूजर्स देखेंगे। ठीक है, जब पर्टिकुलरली लेवल काम कर रही होती है ना, तो उसको ऊपर वाले से भी मतलब नहीं होता लेवल से, ना नीचे वाले लेवल से मतलब होता है। क्यों? क्योंकि सबसे जो आपकी पहली लेवल पे आती है इंटरनल आती है। ठीक है, इंटरनल लेवल के ऊपर आपकी कंसेप्चुअल लेवल आता है, राइट। देन आपका कौन सा लेवल आता है? देन आपका एक्सटर्नल लेवल आता है। ऐसी तो चलती है आपकी। तो इंटरनल को टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भैया कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल कैसे देखेंगे। कंसेप्चुअल को टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भैया इंटरनल एक्सटर्नल का क्या होगा, एंड ऑफ कोर्स एक्सटर्नल को कंसेप्चुअल लॉजिकल की टेंशन नहीं। तो मतलब क्या, जब ये परफॉर्म हो रही होती है तो इनको खुद से ही टेंशन नहीं होती एक दूसरे की। नेक्स्ट आता है आपके एक्सटर्नल लेवल, जिसको हम यूजर व्यू बोलते हैं। ये आपकी टॉप मोस्ट लेयर होती है। इट व्हाट एंड यूजर्स और एप्लीकेशन इंटरेक्ट विद, जैसे आप इंटरेक्ट करते हो। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ कस्टम व्यू ऑफ द डेटाबेस डिपेंडिंग ऑन रोल्स और नीड। ये आपको कस्टम, जैसे मुझे जो चीज़ देखनी होगी मैं वो चीज़ देखूंगी, आपको जो चीज़ देखनी होगी वो आप चीज़ देखोगे। जैसे आप होते हो, ठीक है, अब मैंने बोला कि अगर जैसे स्कूल का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप हो स्टूडेंट, आपको क्या देखना है? टाइम टेबल हो गया, एग्जाम्स की डिटेल्स हो गई आपकी, या आपके असाइनमेंट्स, अटेंडेंस, ये सब देखनी है। टीचर क्या देखेगा? उसकी कहाँ क्लासेस है, किस उसमें है, क्या सब कुछ। एडमिन देखेगा सब कुछ, राइट। अब देखो यूजर्स तो सभी है ना, बट सबको अपने व्यू के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। यही होता है हमारा एक्सटर्नल लेवल का काम,
ये डिपेंड ऑन रोल्स या नीड्स पे ही आपको दिखाती है। जैसे HR टीम सैलरी वाला देखेगी, मार्केटिंग टीम नहीं देख सकती। स्टूडेंट जो डेटा देखेगा वो टीचर्स का डेटा नहीं देख सकता, ना टीचर स्टूडेंट का डेटा देख सकता है। तो ये डिपेंड करता है आप कौन से रोल पे हो, क्या आपकी जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा शो करता है। आई होप आपको 3 लेवल्स ऑफ आर्किटेक्चर भी समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू स्कीमा मैपिंग। स्कीमा क्या होता है? ओवरऑल डेटाबेस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, देखते हैं। These 3 levels are kept in sync using schema mapping. ये जो तीनों लेवल्स आपस में कैसे सिंक होते हैं? Due to the schema mapping. This ensure that changes in the internal level, like changes like format or index method, do not affect how users or application interact with the data. मैंने बताया ना, किसी को आपस में मतलब नहीं होता है। तो ये किसके थ्रू कनेक्टेड है? स्कीमा मैपिंग। कि अगर एक भी फर्क चेंज कर रहे हो आप एक लेवल पे, तो दूसरे लेवल पे आपको कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इट इज वॉट गिव DBMS इट्स डेटा इंडिपेंडेंस। इसलिए हम DBMS को डेटा इंडिपेंडेंस बोलते हैं कि अगर एक लेवल पे काम चल रहा है तो दूसरे लेवल पे उसका इम्पैक्ट नहीं शो। आई होप क्लियर। नेक्स्ट इज रोल ऑफ द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DBA. द DBA इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। ये कौन पर्सन होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जस्ट वेट। ये कौन से पर्सन होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ द डेटाबेस सिस्टम, की भैया आपका डेटाबेस कैसे काम कर रहा है, उसकी हेल्थ और परफॉर्मेंस के कौन जिम्मेदार है? DBA। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? डेटाबेस डिजाइन, प्लान करना, स्ट्रक्चर, टेबल, रिलेशनशिप, सब कुछ कैसे होंगे। सिक्योरिटी, मैनेज करना, एक्सेस का कंट्रोल, कौन कौन किस किस का एक्सेस ले सकता है, कितना चेंज कर सकता है, वो सब। इनकरप्टिंग सेंसिटिव डेटा, कि कोई उनकी कॉन्फिडेंशियल डेटा ना पढ़ पाए किसी का। यूज करना टूल्स लाइक रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, कि रोल के अकॉर्डिंग ही दे रहे हो। जैसे एडमिन को एडमिन का दिखेगा, है ना, मैनेजर को मैनेजर का दिखेगा, टीचर को टीचर का दिखेगा, उसके अकॉर्डिंग। एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वो तो आपको पता है हर जगह आता है। बैकअप एंड रिकवरी, रेगुलर बैकअप्स रखना, मेक श्योर करना कि आपका डेटा फेलियर हो, और अगर कुछ भी सिस्टम फेलियर, सिस्टम अटैक आ जाए तो आपको आपका डेटा मिल जाए। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, मॉनिटरिंग द सिस्टम एंड ऑप्टिमाइजिंग क्वेरीज, इंडेक्सिंग, मेमोरी यूज एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। मॉनिटर करना सिस्टम को कि आपकी क्वेरीज ऑप्टिमाइज है या नहीं, ढंग से आप डेटा फैच कर पा रहे हो नहीं, ठीक है, परफॉर्मेंस कैसी हो रही है आपकी डेटाबेस की, मेमोरी कितना यूज कर रहा है, वो सब कौन देखता है? आपका DBA देखता है। तो आई होप आपको DBA वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ तक तो चलो आपका खत्म होता है आपका ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर वाला टॉपिक। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द मोस्ट अवेटेड मूवमेंट। ठीक है, तो पानी वानी पी लो क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है। तो गर्मी काफ़ी है, तो अब हम लगातार पढ़ेंगे अपना इंट्रोडक्शन टू ER मॉडल। वेरी इंपॉर्टेंट। दीदी ER चिल्ला दो रहे हो, होता क्या है? ER स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, फुल फॉर्म है इसकी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब घबराने की बात नहीं कि दीदी एंटिटी क्या है, रिलेशनशिप क्या है, सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ER मॉडल इज अ कंसेप्चुअल मॉडल है। ये कंसेप्चुअल मॉडल है, कोई ऐसा नहीं है कि लॉजिकली आप लिखोगे, नहीं, जस्ट इमेजिन कर रहे हो, वैसा मॉडल है। ठीक है, फॉर डिजाइनिंग अ डेटाबेस, किस लिए आप डेटाबेस को डिजाइन करते हैं। ये मॉडल रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इंक्लूडिंग देयर एंटिटीज, देयर एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप बिटवीन देम। क्या एंटिटीज, क्या एट्रीब्यूट्स, क्या रिलेशनशिप मैं बताऊंगी, टेंशन मत लो, बस इतना ही ध्यान रखो। ये मॉडल क्या एक्सप्लेन करते हैं? लॉजिकल स्ट्रक्चर डेटाबेस, कि आपका डेटाबेस एग्जैक्टली कैसे दिखेगा वो बताता है। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं कि एंटिटी क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, सबसे पहले एंटिटी क्या है? An object that is stored as data such as student, course और company. एंटिटी ये मानो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होती हैं। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो आपका डेटा स्टोर है, जैसे स्टूडेंट रियल वर्ल्ड है, कोर्स होगी, कंपनी, ऐसे ऑब्जेक्ट जो आपका डेटा स्टोर कर। ठीक है, एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब एन एंटिटी, पर्टिकुलरली प्रॉपर्टीज होती है जो आपकी एंटिटी को बताएं। जैसे स्टूडेंट क्या होते हैं, स्टूडेंट ID होगा, कोर्स के पास कोर्स का नेम होगा, कंपनी के पास एम्प्लॉयज होंगे। तो ये बता रहे हैं ना आपकी जो एंटिटी, उनकी क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। रिलेशनशिप, अ कनेक्शन बिटवीन एंटिटीज, दो एंटिटीज के बीच में कनेक्शन। जैसे स्टूडेंट एनरोल्स किया कोर्स में, तो कोर्स एक एंटिटी, स्टूडेंट एक एंटिटी है, बट ये एनरोल क्या बता रहे, रिलेशनशिप,
कि भैया स्टूडेंट ने एनरोल किया है कोर्स में। सीधे सीधे अगर आसान भाषा में बताऊं, एंटिटी क्या है? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होती हैं आसपास की, पर्सन प्लेस थिंग, ये मान लो। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो आपने एंटिटी बताई है उनकी खूबियां बताते हैं, प्रॉपर्टीज बताते हैं, क्या क्या हो सकती हैं। रिलेशनशिप क्या होती है? दो एंटिटीज के बीच में आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो दो एंटिटी को, वो रिलेशनशिप बताता है। क्लियर? अब हम एक बार इसका चार्ट देखेंगे, यार मॉडल बेसिकली टाइप्स देखेंगे, टाइप्स एंड सब टाइप्स ऑल्सो, ठीक है, वो अब हम देखने वाले हैं। जैसे एंटिटी होती है हमारी दो तरीके की, स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी। एट्रीब्यूट्स आपके चार तरीके के होते हैं, विच इज की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट। रिलेशनशिप होता है 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तो टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है, नो टेंशन, ठीक है। अगर मैं इन्हीं का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दूं, उसी को हम बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। मतलब कुछ फ्लो डायग्राम्स के थ्रू, कुछ डायग्रामेटिकली मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, उसी को हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बोलते हैं। टेंशन मतलब वो भी मैं आपको इस वीडियोस में करके दिखाऊंगी, सब कुछ आप करोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं ER मॉडल इन द डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस। Whenever we design a database for any application, there is a proper step-by-step approach that generally follow. जब भी हम किसी एप्लीकेशन के लिए डेटाबेस डिजाइन कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई सी भी एप्लीकेशन हो, आप उसके लिए डेटाबेस डिजाइन करो, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको माइंड में रखने ही रखने हैं। फर्स्ट वी स्टार्ट बाय गैदरिंग ऑल द रिक्वायरमेंट बोथ फंक्शनल एंड रिलेटेड टू डेटा। आपको सारे रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली है, जितने भी इंपॉर्टेंट हो, कि डेटा से अकॉर्डिंग क्या है, क्या डेटा, सब कुछ वगैरह, फंक्शनैलिटी, ठीक है, क्या क्या फंक्शंस आपको चाहिए, सारे डेटा आप पहले रिक्वायरमेंट्स अचीव कर लो, मतलब गैदर कर लो। दिस इन्वॉल्व टॉकिंग टू द एंड यूजर्स, जो यूजर्स उनसे बात करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, एंड अंडरस्टैंड करना कि उनको किस तरीके के डेटा की जरूरत है, एंड हाउ इट विल बी यूज्ड, कैसे यूज्ड होगा, क्या फॉर्मेट रहने वाला है। तो इन शॉर्ट में बोलूँ, गैदर ऑल द रिक्वायरमेंट्स। डजेंट मैटर कैसी हो, बट नहीं, आपको सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है। अब वो रिक्वायरमेंट्स किन से गैदर करोगे? एंड यूजर से, जिनको आपको देना है डेटाबेस डिजाइन करके, क्योंकि किस तरीके का डेटा चाहिए, क्या क्या फंक्शनैलिटीज चाहिए। नेक्स्ट वी क्रिएट अ लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल डिजाइन। फिर अब हमने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, तो भैया अब हम उसका लॉजिकल या फिर कंसेप्चुअल डिजाइन बनाएंगे कि भैया आपका डेटा ऐसे ऐसे दिख सकता है, बताएंगे तो सही। तो लॉजिकल या कंसेप्चुअल डिजाइन हो गया आपका डेटाबेस का, जिसको हम एग्जैक्टली बोलते हैं ER मॉडल्स, काम आते हैं यहाँ पे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज वे टू ग्राफिकल रिप्रेजेंट हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज एंड कनेक्टेड इन अ डेटाबेस, कि आपका कैसा डेटा ऑर्गेनाइज है, कैसे कनेक्ट हो रहा है डेटाबेस में। वंस द ER डायग्राम इज रेडी, एक बार ER डायग्राम बन जाएगा तो हम फिर उसके बाद फिजिकल डेटाबेस डिजाइन पे जाएंगे, इंडेक्सिंग करेंगे, इंप्रूव करेंगे परफॉर्म, एक्सटर्नल डिजाइन क्रिएट करेंगे, कस्टम व्यूज। हमने दिखाया कि ऐसा ऐसा, उन्होंने बोला हाँ अप्रूव कर दिया। फिर उसके बाद हम फिजिकल डेटाबेस डिजाइन पे जाएंगे, क्या क्या इंडेक्सिंग होगी, कैसे अलग अलग यूजर्स को दिखेगा, क्या डिजाइन होंगे, सब कुछ फिर हम वहां पे करेंगे। तो बेसिकली three important things are which you always kept in mind whenever you are making a database for any kind of application. I hope clear होगी, ठीक है। Next, why we use ER diagram in DBMS? क्यों यूज करते हैं? ER diagram visually represent the entity relationship model, making it super easy to convert them into actual relational tables. अब मैं डायरेक्ट बनाने बैठ जाऊँ ये पर्टिकुलरली टेबल्स, मुझे समझ ही नहीं आएंगी, तो मैं कुछ डायग्रामेटिकली चीजें बना लूंगी, फिर मैं आसानी से उसको इजीली कन्वर्ट कर सकती हूँ। दैट्स व्हाई वी नीड ER मॉडल, इसलिए हमें ER मॉडल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ओके, फर्स्ट दे हेल्प इन मॉडलिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ दे इंटरैक्ट, विच मेक्स देम हाईली यूजफुल इन प्रैक्टिकल डेटाबेस डिजाइन। ये हेल्प करते हैं कि जैसे हमारे जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं कैसे आपस में इंटरैक्ट करेंगे, कैसे उनको हमें प्रैक्टिकली फिर आगे चल के डेटाबेस में डिजाइन कर सकते हैं। अब जैसे स्टूडेंट है, कोर्स में एनरोल कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जब भी तो हमें पता चलेगा। तो इसलिए जो ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को मॉडल करता है, बताते हैं कैसे इंटरैक्ट करेगा, जिससे हम लेटर ऑन उससे अपने प्रैक्टिकल डेटाबेस डिजाइन में उतार पाए। One of the biggest advantage is that they don't require any technical knowledge. आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज आने की जरूरत नहीं है DBMS की, कि भैया हमें DBMS के लिए SQL आना चाहिए, क्वेरीज आनी चाहिए, नहीं, आपको कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स इवन नॉन टेक्निकल यूजर्स भी इस डेटा को समझ सकते हैं। They simplify complex system by providing a clear visual of data and its relationship, making everything easier to understand and manage. जो आपका कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, आपने उसको क्या कर दिया,
क्लियर विजुअल ऑफ डेटा में बता दिया कि भैया वो कैसे कैसे कनेक्टेड, जिससे इजीली आपको पता चल पाए कि अच्छा मेरा डेटा ऐसा दिखेगा, समझने में आपको आसानी है। क्लियर? इसलिए हमें जरूरत पड़ती है ईआर मॉडल की। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीजों को भी ना इजी में ब्रेक कर देते हैं। सिंबल्स हमारे कुछ ईआर मॉडल में यूज होते हैं, वो हमें पता होने चाहिए। ER model is used to model the logical view of the system from a data perspective which consists of these symbols. मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ, हम ER मॉडल को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू करते हैं, डायग्रामेटिकल करते हैं। दीदी इतनी देर से आप ये दो वर्ड चिल्ला रही हो, कुछ तो सिंबल्स होते होंगे, तो अब हम उन्हीं सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। रेक्टेंगल्स रिप्रेजेंट एंटिटीज इन द ER मॉडल। जैसे मैं स्टूडेंट को बताया था, स्टूडेंट एक एंटिटी है, उसको मैं किस में दिखाऊंगी? रेक्टेंगल में। अगर कोई इंसान जब देख लेगा कि अच्छे रेक्टेंगल बना हुआ है, समझ जाएगा वो क्या है? एंटिटी है। इलिप्स रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स इन द ER मॉडल। अगर मैंने बना दिए एट्रीब्यूट्स, जैसे स्टूडेंट के क्या होंगे? स्टूडेंट आईडी होगा। अगर मैंने इसको इलिप्स में बना दिया तो हर कोई समझ जाएगा, यानी कि ये क्या? एट्रीब्यूट्स हैं। डायमंड रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन अमंग एंटिटीज। अब मैंने यहीं पर मैं इसको थोड़ा इरेज करके बना देती हूँ, जिससे मैं एक तरीके से ना छोटा सा आपको वो बना पाऊंगी ER मॉडल। ठीक है, जैसे ये है हमारे स्टूडेंट, एंटिटी है, सॉरी, तो ये हमारे रेक्टेंगल में आएगा। हम एट्रीब्यूट बता रहे हैं इलिप्स। अब रिलेशनशिप है, तो एक और एंटिटी हमने बना ली विच इज कोर्स, हमने एक और इसका बना दिया। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होगा, बहुत सारे होते हैं। अभी मैं सिर्फ एक बता रही हूँ, मल्टीपल्स होते हैं, ध्यान रखना। अब मैं रिलेशनशिप बता रही हूँ दो के बीच में, तो मैंने डायमंड बॉक्स में बनाया, मैंने लिखा एनरोल्स। तो ये डायमंड बॉक्स किसको शो कर रहा है? रिलेशनशिप को। अब देखो ये सिंगल लाइन और एक इसमें डबल लाइन होती है, उसका भी मतलब होता है, आगे चल के समझेंगे। तो ये मत समझना सिंगल लाइन है वही लगा देते, नहीं, कुछ मीनिंग है इसका। ठीक है, लाइन्स रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स टू एंटिटी एंड एंटिटी सेट्स विद अदर रिलेशनशिप। वही मैं जो लाइन्स की बताई थी, यहाँ पे लाइन्स आपकी सिंगल भी होती है, डबल भी होती हैं, वो चीज़ हम समझेंगे। डबल एरो वाली होती हैं, सिंगल एरो वाली चीज़ें आगे चल के समझेंगे, तो लाइटली मत लेना लाइन्स को भी। डबल इलिप्स रिप्रेजेंट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स सच एज स्टूडेंट मल्टीपल फोन नंबर। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट आईडी, मैंने लिखा फोन नंबर भी तो दीदी एक एट्रीब्यूट है, मैंने कहा बट मैं इसको डबल एलिप्स में करूंगी। दीदी क्यों? क्योंकि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। ये क्या होता है आगे चल के समझेंगे। ठीक है, बस इतने याद रखो। हम जब मैंने बताया था ना एंटिटी की, यहाँ हमने पढ़ी थी चीजें, दो तरीके की एंटिटी होती है, राइट? जैसे हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कस किए थे ना स्ट्रॉन्ग एंटिटी, इन सब के अलग अलग वेज होते हैं जिनसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो हम धीरे धीरे आगे चल के पढ़ेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि दीदी आप ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या बता रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। Next is double rectangle represent weak entities which depend on other entities. So don't worry about it. अभी just ये मान लो कि ये कुछ है ही नहीं, ठीक है? क्योंकि weak entity क्या होता है आपको नहीं पता, double rectangle नहीं पता, आगे चल के दीदी आपको सब कुछ बताएगी, तो don't worry about it. जैसे कुछ है, ये वही मैंने आपको एक क्या बोलूँ इमेज के फॉर्म में दे दिया है, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज इंटैक्ट, व्हाट इज एक्चुअली एंटिटी इज, होती क्या है। ठीक है, एंटिटी रिप्रेजेंट्स अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। मैंने बताया ना रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, कंसेप्ट भी हो सकता है, थिंग भी हो सकते हैं, रियल वर्ल्ड, जो आपका डेटा स्टोर होता है डेटाबेस में। लाइक आपका ये जो डेटाबेस है, ठीक है, अब आपको अपना यहाँ पे डेटा स्टोर करना है, तो आपके जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होंगे वो कहाँ स्टोर हो रहे होंगे? इस डेटाबेस में। ये क्या है? इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेटाबेस होती है, क्योंकि स्टार्टिंग ही आप यहीं से कर रहे हो ना, लोगों को यहीं से तो कर रहे हो, रियल वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहे हो, तो ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है आपका डेटाबेस का। अब जो टेबल्स, रिलेशनल डेटाबेस रिप्रेजेंट दीज एंटिटीज। अब जो टेबल्स हम बनाते हैं उसमें भी आपकी इन एंटिटीज का यूज होता है, कैसे वो अभी हम देखेंगे। अब कुछ हमारी एग्जाम्पल्स एंटिटीज के वो देख लेते हैं। जैसे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स आपकी क्या हो सकते हैं? पर्सन हो सकता है, कार हो सकती है, एम्प्लॉय हो सकता है। कॉन्सेप्ट्स क्या हो सकते हैं? कोर्स हो गया, इवेंट हो गया, रिजर्वेशन हो गया। थिंग्स प्रोडक्ट हो गए, डॉक्यूमेंट हो गए, डिवाइस हो गए। द एंटिटी टाइप डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटिटी व्हाइल इंडिविजुअल इंस्टेंसेस ऑफ द टाइप रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एंटिटीज। जो एंटिटी का टाइप है, किस तरीके की रियल वर्ल्ड है, क्या है, वो बताते हैं कि आपकी एंटिटी के स्ट्रक्चर क्या होगा। और यहीं पर अगर आपकी इंडिविजुअल है तो वो बताएगी कि इंडिविजुअल एंटिटी क्या करती है। यार अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है ना तो मैं बस इतना ही बोलूँगी,
कि आप एंटिटी को ऐसा मानो इट्स योर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं है, सिर्फ ये आपकी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स है, बात खत्म। ठीक है, अब बात आती है आपके एंटिटी सेट क्या होते हैं। एंटिटी इज बेसिकली अ सिंगल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और थिंग दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी। एंटिटी आपकी एक सिंगल है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है जो पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करती है। When you take all the similar entities together, जब आप एक जैसी और भी एंटिटीज को एक साथ मिला लोगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, एंटिटी सेट। या सेम है, जैसे मैं बोल रही हूँ पर्सन है तो मैंने बोला स्टूडेंट, टीचर, एडमिन। अब ये क्या है, क्या मैं एंटिटी बोल सकती हूँ? हाँ दीदी बोल सकती हूँ। मैं कहा क्यों? क्योंकि दीदी सारे रियल वर्ल्ड है। मैं कहा चलो भैया रियल, पहचान के आप रियल वर्ल्ड है। मैंने बोला मैं कौन सी कैटेगरी बोलूं? आप बोले दीदी क्या क्या मजाक क्या कर रहे हो आप मेरे साथ, साफ दिख रहा है ये मुझे पर्सन रियल वर्ल्ड सारी कैटेगरी की है। तो मैंने क्या करा, सिर्फ एक एंटिटी नहीं डाली ना, मैंने 3 एंटिटी मिला दी, मल्टीपल एंटिटी मिला दी। क्या अब मैं इसको एंटिटी बोलूंगी? नहीं दीदी, अगर आप एक एक करती तो आप इसको बोलती एंटिटी। अब आपने बहुत सारी एंटिटी मिला दी है, ये क्या है, हमारी एंटिटी सेट हो गया। क्या हो गई? एंटिटी सेट हो गई। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से E1 रिप्रेजेंट वन स्पेसिफिक स्टूडेंट दैट इज एंटिटी। ये हमारा E1 है। ऑल सच स्टूडेंट कंबाइंड लाइक E1, E2, E3 मेक अप द एंटिटी सेट। ये क्या है, हमारे एंटिटी सेट्स हैं फॉर टाइप स्टूडेंट। सो इन सिंपल टर्म एंटिटी आपकी 1 होती है इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। एंटिटी सेट क्या होते हैं? कलेक्शन होते हैं इन सब ऑब्जेक्ट जिनका टाइप सेम होता है। इन ER डायग्राम दिस एंटिटी टाइप इज यूजुअली शोइंग यूजिंग अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के थ्रू ही करते हैं, चाहे एंटिटी सेट हो या एंटिटी हो, क्योंकि एंटिटी ही है ना वो। जिसको स्टूडेंट एंटिटी टाइप, एंटिटी का सेट है, आपने एक साथ बना दिया E1, E2, E3। ये हमारी एंटिटी, ये हमारी एंटिटी सेट। क्लियर से आपको एंटिटी क्लियर हो गई होगी, कुछ ऐसा हवाई वाला नहीं है। ठीक है, You can definitely show entity sets in ER diagram। आप ER diagram में भी entity set को दिखा सकते हो, but not individual entity। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनमें से आप एक अलग E1 को अलग दिखा रहे हो, E2 को अलग, E3 को, ऐसे नहीं, entity set के थ्रू दिखा सकते हो। That's because an entity is like a single row in a table। For example, one student named Riya with ID 101, but an ER diagram is meant to represent the structure of the data, like what kind of data we have and how it is related, not the actual data value। ब्लूप्रिंट ओके, ये काफी आपको लगेगा दीदी क्या बता दिया। ठीक है चलो इसको छोड़ो, मत समझो। होमवर्क फॉर यू, पढ़ना, PDF तो मेरे जाती पढ़ना। अब इन शॉर्ट ये समझिए आप, एंटिटी एक होती है, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटिटी सेट दीज आर मल्टीपल्स। क्लियर? यही मैंने अंग्रेजी में लिखा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं लिखा मैंने ज़्यादा। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस PDF नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड येस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। टाइप्स ऑफ एंटिटीज इन DBMS जो मैंने बताई थी ना आपको, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी, इसके मैंने फिगर्स भी बनाए हैं। यस, तो हम सब कुछ समझने वाले हैं। अब स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है और वीक एंटिटी क्या होती है। DBMS में ना 2 तरीके की एंटिटी होती है। अब आपको पता चल गई कि एंटिटी क्या होती है, राइट? अब हम बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है उसमें और वीक एंटिटी क्या है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी, अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज द वन दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स own key attribute। It does not depend on any other entity for its identification। Every instance of this entity has a primary key that makes it unique। स्ट्रॉन्ग की क्या होती है, जिसको आप यूनिकली खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हो, किसी और एंटिटी पे डिपेंड नहीं होती। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी को आप क्या कर सकते हो, यूनिकली आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती तो नो डिपेंडेंसी। ये यूनिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, किसी पे डिपेंड नहीं होती, खुद की इनकी प्राइमरी की होती, यही होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। अब इनको ER डायग्राम में कैसे शो करते हैं, सिंगल रेक्टेंगल के थ्रू। वीक एंटिटी क्या है, वीक एंटिटी उसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे आप इनको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। इनको क्या जरूरत होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी की जरूरत होती है अपने आप को दिखाने के लिए।
इट ऑलवेज एग्जिबिट द हेल्प ऑफ रिलेटेड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। जब अगर आपके एक डेटाबेस में ईआर डायग्राम में अगर वीक एंटिटी है तो समझ जाए स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी। वीक एंटिटी खुद एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, इनका कोई यूनिकली आइडेंटिफिकेशन नहीं है, नो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये किसके थ्रू रिप्रेजेंट होंगी? थ्रू दी स्ट्रॉन्ग एंटिटी। इनका एग्जिस्टेंस ही इनकी किसकी वजह से? स्ट्रॉन्ग एंटिटी की वजह से है, खुद ये हो ही नहीं सकती है। और अगर आपको दिखाना है तो ये डबल रेक्टेंगल में होती है ऐसे, ठीक है। और देयर रिलेशनशिप विद द स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज यूजिंग थ्रू डबल डायग्राम। जब ऐसा फिगर आए तो समझ जाना ये है आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ये आपका डबल रेक्टेंगल इसलिए शो हुआ है, क्यों? क्योंकि जो आपकी एक वीक एंटिटी है, हमेशा याद रखो स्ट्रॉन्ग एंटिटी खुद यूनिकली आइडेंटिफाई कर लोगे, इनकी किसी की जरूरत नहीं होती कि जिस पे ये डिपेंड हो। बट अगर ये वीक एंटिटी है तो आप खुद से इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इनको हमेशा एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी से कैसे कनेक्ट होंगे? थ्रू द डबल डायमंड शेप, ठीक है। Important note है, weak entities always have total participation in the identifying relationship, meaning they can't exist without the strong entity। छोड़ दो क्योंकि अभी आपको टोटल पार्टिसिपेशन नहीं पता, आगे चल के हम समझेंगे रिलेशनशिप्स में जब मैं बताऊंगी। अगर आपको अच्छे से इमेजिन करना है, कंपनी है जो स्टोर कर रही है एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन। अब हर एक एम्प्लॉय डिपेंड होता है अपने पेरेंट्स पे, स्पाउस पे, चाइल्ड पे, बट वो खुद एग्जिस्ट नहीं कर सकता अपने डेटाबेस में। तो एम्प्लॉय क्या है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी, बट उसकी डिपेंडेंट है वीक एंटिटी। इतना समझ जाओगे ना तो क्लियर हो जाएगी। देखो वीक एंटिटी क्यों? क्योंकि भैया डबल आपके रेक्टेंगल है और ये आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी खुद से अपना कर लेगी बट वीक एंटिटी नहीं कर पाएगी, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। बट अगर आपको इससे डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी, आराम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, बट आपको पता है कि लेक्चर सब थोड़े लंबे ही होंगे क्योंकि काफ़ी हमें चीज़ें कवर करने की नीड है, जो हमें चीज़ें धीरे धीरे ही हम कवर कर पाएंगे। बट कोई नहीं, हम आगे चल के और एंटिटीज़ के बारे में डिटेल डिस्कशन कर रहे होंगे, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स में आराम से पूछ सकते हो, चीज़ें क्लियर कर सकते हो। आई होप आपको ना स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी समझ में आ गई होगी, बट अगर स्टिल डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। चलिए आज के लेक्चर में यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल अच्छे उसी के साथ जैसे आज हमारा। तो हम अब कल पढ़ेंगे अपने आगे के टॉपिक्स, आगे की जो टॉपिक्स होने वाले ऑन दी एंटिटी। तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।